अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। आखिरकार ये होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर वो है जिसके अंदर से प्रवाहित तो होते हैं बट एज पर कंडीशन, एक कंडीशन होगी जिसके बाद ही वो बहता है, उसके बारे में समझेंगे। बट है भी, ये भी एक प्रकार का कंडक्टर ही। बात करेंगे इंसुलेटर की, जिसमें हमारा जो करंट है वो प्रवाहित नहीं होता। तो इन तीनों में बेसिकली क्या क्या अंतर है वो अभी हम समझने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो है किस में कम है और किस में ज़्यादा है, उसकी बात करें तो जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, यानी कि जो दूरियां हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो बहुत ही कम है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल नियर बाय, बहुत पास पास में हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा लार्ज ऑफ डिस्टेंस उसके अंदर आ जाएगा। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का रीज़न मेनली वही होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा हो या उसके बीच में कोई ऐसे तत्व हैं, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो हमारा करंट है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाएगा या दूसरे ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की, यानी प्रवाहित कर पाने की जो क्षमता है उसकी वो कैसी है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई यानी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर में कम और इंसुलेटर में वेरी लो, ना के बराबर। अब इसके बाद करंट की हम बात करेंगे कि अगर हम उस मटेरियल को एक पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड कर दें, लाइक आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तो उसके मटेरियल में क्या चेंजिंग या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है कि जब आप हीट देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आप उसको भेजेंगे, करंट भेजेंगे उसके अंदर, जब आप उसके अंदर हीट भेजेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मान लीजिए पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर, अब आपने इसके अंदर हीट दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो आपका बढ़ गया। सेमीकंडक्टर में जब आप हीट देते हैं तो पहले तो मान लीजिए 100 था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, लेकिन जैसे ही आपने हीट दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, और ऐसा होने पर क्या होगा कि आपका जो फ्लो है वो कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 100 ही था, लेकिन उसके बाद बढ़ा, जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल कंडीशन, और नॉर्मल कंडीशन में सेमीकंडक्टर में कम होती है, मध्यम स्तर होती है, और इंसुलेटर में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। देन बात करेंगे बॉन्ड गैप की। एक्चुअली सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में गैप होता है, वो गैप कितना कम है या कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंडेबल रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंडक्टर में तो वो बिल्कुल ज़ीरो है, सेमीकंडक्टर में 2 से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि कम है बट है, जबकि इंसुलेटर में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है, जिसके कारण ये हमारा इंसुलेटर होता है। अब इसके बाद आते हैं बॉन्ड पर, यानी बॉन्डिंग किस प्रकार की है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, यहाँ पर हमने क्या बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी संख्या में है। अब हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं वो, जैसे मान लेते हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी संरचना कैसी है, इनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे 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 जुड़े हुए हैं या ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं या ऐसे, किस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो मेटल होता है उसमें इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से, यानी जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और न्यूट्रल, तीनों एक साथ ही, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे पैटर्न बना हुआ है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। जबकि आप
इस वाले सेमी कंडक्टर के अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कन्वलेंट टाइप, इसके अंदर क्या होता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के 4 पॉइंट आप देख रहे हो कॉर्नर्स, इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, उसके अलावा इसके सेंटर में भी एक स्क्वायर लगा हुआ है जिसके अपने खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है आइकॉनिक स्ट्रक्चर, यानी कि एक क्यूब बना हुआ है, उस क्यूब के चारों कॉर्नर्स में ही जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। तो ये एक प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से इसके बीच में अंतर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो जानने वाली चीज़ है, अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मटेरियल है, आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भेजा, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन आपने इसके अंदर भेजे और वो पांचों इलेक्ट्रॉन ही यहाँ तक आते आते खत्म हो गए, यानी सूख गए, तो यानी आगे तो निकल नहीं पाएगा। यानी इसके अंदर जो मटेरियल यूज मैं कर रहा हूँ, बेसिकली जो मैं मटेरियल, जब हम बोलते हैं ना कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर है क्या चीज़, मान लीजिए मैंने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भेजे तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन यहीं पर इसके द्वारा सोख लिए गए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें सूखते जा रहे हैं तो वो हमारे किस में आ जाएगा, इंसुलेटर में आ जाएगा कि जंप ही ना कर पाए या सूखता चला जाए। एंड द बेसिकली सेकेंड फंडामेंटल कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भेजता हूँ और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर रुकती नहीं है और यहाँ से बाहर की ओर ट्रैवल हो जाती है, यानी खुद नहीं सोखता, बाहर की ओर भेज देता है, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो ऐसे मेथड्स जिसमें जो जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, ऐसे जो मटेरियल हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रुकने की क्षमता नहीं होती, ये अनदर बॉन्ड को ट्रांसफर करते रहते हैं। जबकि जैसे रबड़ है, ग्लास है, ये ऐसे बॉन्ड से बने हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर से बने हुए हैं जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करते रहते हैं, अपने अंदर ही रोक के रख लेते हैं, यानी पार नहीं होने देते किसी भी रीजन से, चाहे वो उसके बीच में रेजिस्टेंस हो, गैप हो, बॉन्डिंग का रीजन आप कह सकते हैं, जिसके कारण वो उसको आगे ट्रैवल नहीं होने देते। तो अगर हम बात करें इसके बाद सेमी कंडक्टर की, ये सेमी कंडक्टर आया क्यों, तो उसके बारे में समझते हैं। ये कंडक्टर होता है, उसको लाने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, तो मेड फॉर कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकली जितने भी हम सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर कहीं पे कोई करंट का फ्लो या बहाव हो रहा है उसको नियंत्रित करना है यदि हमें, तो उसके लिए हमें सेमी कंडक्टर का इजाद करना पड़ा, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। और ये किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन से मटेरियल हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम करके भी एक धातु है जो सेमी कंडक्टर के अंदर आती है। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि गैप किसे बोलते हैं, यानी बॉन्ड गैप जब हम बोलते हैं तो वो क्या चीज़ होती है। देखिए कोई भी चीज़ है उसके अंदर अपना, इलेक्ट्रॉन के अंदर अपना कुछ एनर्जी स्ट्रक्चर होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इसके अंदर होता है एक एंटी बॉन्डिंग और एक होता है बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने दे रहा है, और जो एंटी बॉन्डिंग है ये करंट को फ्लो होने दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर का जो बहाव है उसको रख रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड गैप। अब ये जो बॉन्ड गैप है इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा है या कितना कम है, अगर हम बोलें तो किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो प्रीवियस जो था अभी हमने उसमें समझा कि किसके अंदर गैप ज़्यादा होता है, किसके अंदर गैप बहुत कम होता है। तो अब फाइनली इसके बाद जो बात आती है वो इस पोजीशन पे आ जाती है कि आखिरकार जब इस बॉन्ड के बीच में जो गैप है वो कम या ज़्यादा है तो इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो हम बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई फ्लो है, यहाँ से फ्लो है और उसको ग्राउंड होने के लिए इधर जाना पड़ेगा। अब वो इधर से इस पोजीशन पे चेंज होता है, कन्वेंशन से वैलेंस की तरफ बढ़ता है। तो जब वो इन दोनों के गैप के बीच में बढ़ेगा तो होगा क्या कि इसके बीच में गैप होने के कारण हीट एंड रेडिएशन, दो चीज़ें, हीट और उसके साथ साथ रेडिएशन जो है वो डेवलप हो। अब वो डिपेंड करता है इसके बीच का गैप कितना है और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर हीट और रेडिएशन अलग अलग बन सकती है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें करंट भेजते हैं हम, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। कई जगह पे हम इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं तो वहाँ पर रोशनी निकलने लग जाती है, यानी कि हीट
और रेडिएशन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है कि हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है। तो थोड़ा सा ये समझना हमारे लिए रिक्वायर्ड था। अब आ जाते हैं, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन एज अ मैटर, तो हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर डोपिंग एक प्रोसेस है जिसको हम पूरा करवाते हैं। डोपिंग प्रोसेस मीन्स यानी उसके अंदर कुछ अशुद्धियों को ऐड कराना, उनमें कुछ अशुद्धियां ऐड कराना, यानी वो प्योर नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई और मेटल के तत्व उसके अंदर मिलाए गए हैं, कुछ और स्ट्रक्चर है जो उसमें मिलाया गया। तो चलिए क्लियरली मैटर है यहाँ पर सिलिकॉन। तो इसमें सिलिकॉन में क्या होता है कि इसके आउटर सेल, जो सबसे बाहरी जो सेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, जस्ट ना ओनली 4। और ये जो 4 है तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये बिल्कुल साइलेंट मोड पर रहता है, ना ये किसी को लेगा ना किसी को डिलीवर करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो बीच में तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहले वाला जो सेल है उसमें 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो सेल है उसमें 8 आ सकते हैं, इस तरीके से तीसरे सेल में। अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो 2n की 2 का फॉर्मूला लगता है। अब जैसे ही सेल नंबर बढ़ाते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए, उतने ही आपके आने वाले जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। चलिए मैटर के इस यहाँ तक तो सिलिकॉन बिल्कुल ठीक था। अब जब हम जानते हैं कि डायोड होता है, ट्रांजिस्टर्स होता है, तो इसके बारे में भी हमारे लिए समझना जरूरी है ये क्या चीज़ है। तो डायोड और ट्रांजिस्टर क्या होता है कि इसमें PNP जंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो PNP जंक्शन है ये क्या चीज़ है, आप किसी तरीके से या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ा रहे हो या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटा रहे हो। आइए उसको समझते हैं एक बार। जैसे ये सिलिकॉन है, इसके अंदर एक फॉस्फोरस नाम का एक तत्व, छोटा सा एटम जो है मैंने ऐड कर दिया, डोपिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हुआ क्या, इसके पास अपने खुद के 4 चार्ज थे, अगर आप देखोगे सबके पास 4 चार्ज, लेकिन इसके पास ये एक एक्स्ट्रा हो गया। तो अभी ये एक्स्ट्रा होने से क्या होगा कि अगर कोई फ्लो इसको दिया जाए, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो ये तो एक एक्स्ट्रा है, ये कभी इसके पास जाए, कभी इसके पास, कभी इसके पास। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको आगे धकेल के दूसरी साइड बाहर भेज सकता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, ये है हमारा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको बोले तो गलत नहीं है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो होल्स हैं, होल्स का मतलब क्या है, जहाँ पर रिक्वायर्ड है, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वह इलेक्ट्रॉन आ जरूर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं होल्स, वो इसके अंदर कम होते हैं। पी टाइप में यहाँ पर देखेंगे एक स्ट्रक्चर इसका एटम का ऐड किया गया है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में होते हैं आउटर सेल के अंदर केवल 3, और जबकि सिलिकॉन में आउटर सेल के अंदर कितने हैं, सब में 4 हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मिसिंग है, तो इसको फिल करने के लिए कभी ये इसके पास चला जाएगा तो इसके पास कम हो गया तो ये इसके पास, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसके अंदर चलता रहेगा। अब जिसके अंदर होल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पी टाइप। इसके अंदर होल्स रखे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। तो अब इन चीज़ों को समझने के बाद हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि पी टाइप क्या है और एन टाइप क्या है। इसके बाद जब हम इस वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाने के बाद कि भाई किसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए यहाँ एक बात समझने वाली, जैसे इसमें 2 आ सकते हैं तो पहले इसके अंदर 2 पूरे फिल हो जाएंगे, फिर इसमें 8 आ सकते हैं, तो ये 8 ऐसे ही नहीं आएंगे, पहले इसमें 4 फिल होते हैं, फिर उसके बाद अगले सेल में फिल होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इसके अंदर फिल होते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूसली हर एक स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग चलती है। टाइप और पी टाइप जो होता है, यदि उसमें करंट का बहाव दिया जाए तो वो कैसा बिहेव करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें यहाँ पर हमने एन टाइप मटेरियल जो है वो सिर्फ ओनली एन टाइप इस्तेमाल किया है। तो हम जानते हैं कि जो एन टाइप होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से जब करंट का फ्लो इसके अंदर प्रवेश करेगा तो वन वे मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, इसको समझेंगे। तो यहाँ से इसके अंदर करंट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेगा, वो इसके पास भेजेगा आगे और वो आगे पहुँच जाएगा। तो यानी इस जो मटेरियल है इसके बिटवीन वो
पास आउट हो सकता है। तो ये चीज़ इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बहाव हो रहा है। अब आती है नेक्स्ट बात करते हैं पी टाइप में। पी टाइप में क्या होता है, हॉल्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर हॉल्स ज़्यादा होते हैं तो ये भी क्या है, करंट के फ्लो को करवा सकता है। कैसे, देखिए अब यहाँ पर यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो यहाँ पर डालता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे वो क्या करेगा कि जैसे ही अंदर जाएगा तो जो होल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो है कम है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाकर के उसमें बैठ जाएगा। तो उसने क्या करा, अपने आप को सेपरेट कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। जब उसने पूरा कंप्लीट कर लिया तो यानी अब यहाँ से अपने आप ही एक दूसरा हॉल जो है वो जनरेट हो जाएगा। यानी ये जो हॉल्स हैं ये क्या हो रहे होंगे, इस तरफ चल रहे होंगे, यहाँ फिल होते हैं, यहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है, जब ये इस तरह जाकर के फिल हो गया तो यहाँ पर एक खिंचाव पैदा हुआ, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होते चले जाएंगे एक दूसरे के ऊपर से, और यहाँ से इधर फ्लो कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो दोनों पी और एन टाइप हैं, अगर मैं इनको अब कंबाइंड करके लगा दूँ तो इसको हम बोलते हैं डायोड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायोड। इट्स अ वन वे वॉल्व। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एन और पी के अंदर फ्लो तो हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फ्लो सिर्फ वन वे होना चाहिए, वापस रिटर्न में ना हो। तो उसके लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं, और डायोड को बोला भी जाता है जस्ट वन वे वॉल्व मेड बाय पी एंड एन जंक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। यानी जो डायोड है वो पी और एन जंक्शन से मिलकर के बनाया गया है, इन दो जंक्शनों को ऐड करके बनाया गया है, और केवल एक ही दिशा में करंट को फ्लो करेगा, यानी जस्ट ओनली फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही केवल करंट को फ्लो करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि अब ये जो डायोड्स हैं इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जैसे हमारा अल्टरनेटर है, AC टू DC कन्वर्टेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फुल वे हाफ वे करंट को जनरेट करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो आइकन होता है कुछ इस तरीके का होता है, डेल्टा साइन होता है, इसमें प्लस का साइड यानी एनोड एंड कैथोड इस साइड होता है। तो अब इसमें अब समझाते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, रिवर्स फ्लो में क्यों नहीं काम कर रहा और फॉरवर्ड फ्लो में क्यों काम कर रहा है। चलिए फॉरवर्ड फ्लो में से पहले रिवर्स फ्लो पर आते हैं। रिवर्स फ्लो क्या है कि विपरीत, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर प्लस देना था, यहाँ पे मैंने प्लस दिया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे मैं प्लस ना दे करके यहाँ माइनस दे दूँ, प्लस ना दे करके यहाँ पर माइनस दे तो क्या होगा, क्या फ्लो होगा, नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो P होता है, कौन सा, जो P होता है उसके अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे तो वो होल्स क्या करेंगे, वो होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये कंप्लीट होता जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है ये कंपार्टमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा यहाँ पर। यानी जो जंक्शन P और N जो है उसके मिलने वाला जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो यानी कि इसके बीच में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, और रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो गया तो वो उस तरफ नहीं जा पाएगा। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ जाएंगे सारे, और इधर जितने भी थे वो सारे एक सेपरेट हो गए। तो यानी कि अब जो रास्ता पूरा एक पुल होता है ना, बिल्कुल, तो पुल अगर दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होगा तभी तो ऊपर से कुछ जा सकता है, अगर बीच में से टूटा हुआ है तो जा नहीं सकते। सेम उसी तरीके से तो यहाँ पर वो जो फ्लो है वो रुक जाता है। अब आते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा कि ऑलरेडी ये जो P और N जंक्शन हमने यहाँ पर मिला करके लगाया है, इसमें यहाँ पर तो जो P है उसके अंदर क्या है, आपके होल्स हैं, और जो N वाला है उसके अंदर जो हमारे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पड़े हुए हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ये मान लीजिए कि P और N जो जंक्शन है उसको मैंने कोई सप्लाई नहीं दी है, और ये हमारा P और ये हमारा N जंक्शन है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एक में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और एक में इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो जो P वाला है इसके अंदर क्या है, होल्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर तो डिफरेंस वैसे ही है, कहीं है भी और एक जगह पे नहीं भी। तो ये जो ये नियर बाय जो है, ये जो नियर बाय ये क्या होंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो एक दूसरे से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा रिकवर कर लेंगे, पूरा नहीं, थोड़ा सा हल्का हल्का एक दूसरे को रिकवर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी जो है वो बहाव नहीं होगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। बट अगर अब सर्किट के साथ अगर इसको जोड़ दिया गया है,
जब हम इसे सर्किट के साथ जोड़ेंगे देन क्या होगा कि ये वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को पूरा करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को घटाने बढ़ाने का काम। यानी इन दोनों के अंदर ही ये पूरा जो मेथड है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आएगा वो इन दोनों इस कंपार्टमेंट से होते हुए दूसरी तरफ फ्लो कर सकता है। यानी ये जो जॉइंट बना है एक दूसरे का, इस पे अब इलेक्ट्रॉन जो है एक पुल के जैसा माध्यम बना लेगा और वो उसको क्रॉस करके पार कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके ऊपर क्रॉस करके पार हो जाएंगे। तो ये हमारा एक जो फ्लो है हमारा रेडी हो जाता है, जिसके कारण हम जस्ट ना फॉर ओनली वन डायरेक्शन हम आसानी से एक परिपथ एक सर्किट में एक फ्लो को कंटिन्यू रख पाते हैं। वहाँ से कोई रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास करंट वापस नहीं आएगा। बट हाँ, अगर एनी काइंड ऑफ रीजन रिवर्स डायरेक्शन के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसके जलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों जलने के चांसेस ज़्यादा हैं? रिवर्स में क्या था कि इस वाली साइड से जो हमारे होल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे, यहाँ जो एन वाली साइड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको होल्स मिलते चले जाएंगे। देन द डिफरेंस कि यहाँ पर एक खिंचाव पैदा होने लगेगा इस पी और एन जंक्शन के अंदर, और जिसके कारण एक एनर्जी जनरेट होगी जिसे हम बोलते हैं हीट। अब वो जो हीट है वो क्या करेगी, जितना लिमिटेड अपने अंदर क्षमता है रोक पाने की मटेरियल की वो तो तब तक तो ठीक है, अदरवाइज फाइनली क्या होगा, वो बर्न आउट हो जाएगा। और बर्न आउट होने के बाद वो जो परिपथ है वो बिल्कुल टूट जाएगा, ये जॉइंट जो है बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद ये वाला हिस्सा आप देखेंगे बिल्कुल जल के बिल्कुल राख हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। तो अब फाइनली हमें ये चीज़ क्लेरिफाई हो गया कि किस तरीके से काम कर रहा है। पी और एन जंक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि इसमें हमें पहचान करनी आनी चाहिए। तो इनर डायोड है वो कैसे काम करता है, क्या है, तो वो देखने में उसका जो आइकन है कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। उसमें जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देन ज़ीनर डायोड है क्या चीज़, ये एक वन वे वॉल है जो पी और एन जंक्शन से मिल करके बना है और ये रिवर्स फ्लो में काम करता है। इसका इस्तेमाल हम रेगुलेटर बेस पर करते हैं, यानी कंट्रोल को नियंत्रित करने के लिए। तो हमने जब डायोड को पढ़ा तो डायोड में हमें क्या चीज़ समझ में आई कि फॉरवर्डली डायरेक्शन में अगर प्रेशर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वो मूव होने देता है, अगर रिवर्स में आते हैं तो उसको मूव होने नहीं देता है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ज़ीनर काम करेगा। ज़ीनर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, लेकिन कब होगा, जब उसकी कैपेसिटी से वो ज़्यादा हो जाए, जब वो उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो जाए। आइए इसको सर्किट के द्वारा हम समझते हैं। हमारे पास बैटरी रखी है जिसमें 1 से 6 वोल्ट है और ये मान के चलते हैं कि ये वेरी कर रहा है, बदल रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 वोल्ट का एक लैंप लगा दिया है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस बल्ब तक जा रहा है, आप देखेंगे इसके बीच में एज ए पैरेलल मैंने क्या किया है कि ज़ीनर डायोड को ऐड किया है। तो इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 3 वोल्ट्स है, तो इस डायोड की भी कैपेसिटी मैंने रखी है 3 वोल्ट्स की, ठीक है। 3 वोल्ट्स तक अगर जाता है ना तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उतने पर आप कंफर्टेबल रहोगे। लेकिन जैसे ही 3 से ज़्यादा हो जाए, 3 से ज़्यादा हो जाए तो इसमें जो पी और एन जंक्शन होता है, पी और एन जंक्शन ऐसा बना हुआ है इस ज़ीनर डायोड के अंदर, वो पी और एन जंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रेस डेवलप करेगा और रिवर्स फ्लो में, फॉरवर्ड फ्लो में तो जाने दे रहा है आगे जैसे इस तरीके से, लेकिन जैसे यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, क्योंकि इसकी कैपेसिटी चलती ही नहीं है, अब इसमें हीट बढ़ेगी तो इसके अंदर यहाँ पर जो फ्लो है वो रुकने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब इसमें स्ट्रेस बढ़ेगा तो ना रिवर्स फोर्स, तो ये रिवर्सली डायरेक्शन में काम करेगा, रिवर्सली डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा, जिससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि 4 वोल्ट हो गए तो 1 वोल्ट उठा करके इसको वापस दे और ये इधर पहुंचा देगा। तो यहाँ से इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ, जो हमारा जो एलईडी या जो लैंप हमने लगा रखा है वो 3 वोल्ट पे पर्टिकुलर सही तरीके से काम कर पाएगा। ये जो है खराब नहीं होगा क्योंकि रेगुलेटर की तरीके से जो ज़ीनर डायोड है उसने अपना वर्क परफॉर्म किया। तो हमारे सर्किट को सही प्रकार से बना करके रखने के लिए, उसके अंदर डैमेज कम से कम हो, उसके लिए हम ज़ीनर डायोड का उपयोग करते हैं और वो रेगुलेटर का भी कार्य करता है। इस वाले में यहाँ पे पॉइंट जो है, यहाँ से अब ज़्यादा अगर स्ट्रेस पड़ेगा, देखिए एक लिमिट तक स्ट्रेस पड़ रहा है इसके ऊपर, अगर बहुत ही ज़्यादा अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो यहाँ पर आने के बाद ये उसको
ग्राउंड कर देगा, यानी बैक रिवर्स फॉरवर्ड कर देगा। जबकि आपका जो डायोड होता है, डायोड इसी सेम ग्राफ पर ही लगभग काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे ना फॉर फॉरवर्ड, नॉट इन रिवर्स, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव होने के लिए होता है, जबकि ये जो है आपका रिवर्स डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका डायोड्स के लिए है और ये आपका जीनर डायोड के लिए।